अधिक देर नहीं करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे अगले विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रिशपाल सिंह जी। आप सह आचार्य वनस्पति शास्त्र में हैं श्रीमती माडी बाई गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर में। आपका हमें बार बार मार्गदर्शन मिलता रहता है और मैं आपको सर आज के इस वेबिनार में आपके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। सर नमस्कार, धन्यवाद दिलीप जी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय बूंदी के नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आभासी पटल के माध्यम से हम सबके मध्य विराजमान है आदरणीय डॉक्टर विजेंद्र जी गौतम, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बूंदी, श्रीमान डॉक्टर संजय जी भार्गव, प्रिंसिपल राजकीय महाविद्यालय कोटा, सहायक निदेशक रघुराज जी परिहार, विषय विशेषज्ञ के तौर पे शिवेश प्रताप सिंह जी व संदीप कुमार जी आर्य तथा संगोष्ठी के संयोजक डीके शर्मा जी एवं सचिव हम सबके प्रिय दिलीप जी। जैसा कि विदित है कि आज हम सब विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस संगोष्ठी का आयोजन किया है, तो ये विश्व पर्यावरण दिवस है वो संगोष्ठी के आयोजन के निमित्त ही नहीं हो, ये हम सब के लिए संकल्प दिवस के रूप में आयोजित होना चाहिए कि आज हम ऐसा संकल्प लें जो हम साल भर तक उस संकल्प को पूर्ण करें और जब अगला विश्व पर्यावरण दिवस आए तो हम ये विचार करें कि हमने क्या खोया क्या पाया है इन दिनों में, उसका मूल्यांकन करने का भी अपने को अवसर मिले। पर्यावरण, जैसा कि दिलीप जी ने प्रारंभ में ही बताया था, हम सबके चारों तरफ जो वातावरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। मनुष्य बहुत स्वार्थी है क्योंकि उसने उसके चारों तरफ के घटकों को ही पर्यावरण के रूप में माना, खुद को अलग कर लिया। लेकिन जब पर्यावरण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी तब उसको चिंता सताने लगी कि ये पर्यावरण में ये क्यों क्यों हो रहा है। तब उसने चिंता की और सोचा, क्योंकि प्रकृति किसी का नुकसान नहीं करती, लेकिन मनुष्य की जो लालची प्रवृत्ति है उसके कारण प्रकृति में परिवर्तन हुए और वो प्रकृति में होने वाले परिवर्तन हानिकारक किसके लिए हुए? मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य सबसे स्वार्थी प्राणियों की श्रेणी में आता है। मैं जहां पे भी जाता हूं कहता हूं क्यों अपने ऊपर कोई हानिकारक परिवर्तन है उसकी चिंता करता है, दूसरे जीव जंतु है उनकी चिंता नहीं करता। तो यूनाइटेड नेशंस ने 1972 में सबसे पहली बार पर्यावरण दिवस 5 जून को आयोजित करने का निर्णय लिया और पहला जो पर्यावरण दिवस है वो 1974 में 5 जून को आयोजित किया गया। उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, यानी हम अलग अलग हो सकते हैं, हमारे देश अलग अलग हो सकते हैं, मत पंथ संप्रदाय सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो एक है। तो इस पृथ्वी को हम बचाएं, यह शायद उनकी मंशा रही होगी। लेकिन अपन देखते हैं कि इतने समयांतराल के बाद भी एक पर्यावरण दिवस से दूसरे पर्यावरण दिवस को जब मनाते हैं तो अपने को प्रकृति में कुछ और ही हानिकारक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उनके क्या कारण है? आज के इस दिन हमें उनकी चिंतन और मंथन करना चाहिए। जैसा कि शिवेश प्रताप सिंह जी ने बताया कि 10 साल की जो थीम है डेकेड की, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी जो डिग्रेडेड और डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम्स है, डिग्रेडेड स्वयं के द्वारा हो सकते हैं, प्राकृतिक कारणों के द्वारा हो सकते हैं, आपदाओं के द्वारा हो सकते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रॉयड है वो केवल मानव की कृति के कारण ही होते हैं। तो उनका रिस्टोरेशन करना, तो रिस्टोरेशन के लिए क्या? रीइमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। तो हम कैसे रीइमेजिन करें इन्हें और कैसे इनका पुनः सर्जन करें और सर्जन करने के बाद में कैसे स्टोर करें, यह हमारे सबके चिंतन और मंथन का विषय होना चाहिए। तो पर्यावरण केवल हमारे चारों तरफ का आवरण ही नहीं, पर्यावरण में जब अपन देखते हैं, जानते हैं, लोगों के अनुभव सुनते हैं तो अपने को पता चलता है कि पर्यावरण में 5 घटक होते हैं और ये घटक है जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन। 5 ज हैं, जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन।
जन में हम आते हैं, और इसमें जो सबसे मात्रात्मक रूप से, अनुपातिक रूप से जो सबसे छोटा घटक है वो जन है, लेकिन पर्यावरण को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला वो सबसे छोटा घटक है। तो हमें अपनी वृत्ति को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अपनी इस संगोष्ठी का जो थीम है वो प्रकृति की ओर है। अपन कालांतर में 5-7 दशक से प्रकृति से दूर हो गए हैं, हम कैसे अपनी प्रकृति की तरफ जाएं, इसकी हमें चिंतन करना होगा। और चिंतन करना ही नहीं, हमें उसको योजनाबद्ध तरीके से प्रकृति में अपने आप को ढालना पड़ेगा। जैसा कि आज मैं एक वेबिनार में था, तो वहां महात्मा गांधी जी का एक स्लोगन भी आया कि प्रकृति हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन हमारे लालच की पूर्ति प्रकृति नहीं कर सकती। और दूसरा, एक और किसी ने कहा है कि हम पृथ्वी पर गेस्ट के रूप में आए हैं, लेकिन हम होस्ट बन बैठे, क्योंकि अपन अपनी चिंता नहीं करते, अपन अपनी 7 पीढ़ियों की चिंता करते हैं। अपन देखते हैं, पहले दादाजी बताते थे कि आज मैं पेड़ लगा रहा हूं, मेरा पोता खाएगा उसके फल। प्राकृतिक उनकी सोच थी। आज अपन टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो एक मकान बन रहा होता है, और एक छोटा सा बच्चा कहता है किसके लिए बन रहा है, कि मेरे लिए थोड़ी बन रहा है, मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए मकान बन रहा है। तो ये आने वाली पीढ़ियों में जो प्राकृतिक संसाधनों को अपन अंधाधुंध दोहन करके और अट्टालिकाओं में रूपांतरित कर दिया, लेकिन उनका खामियाजा प्राकृतिक जीव जंतुओं को भुगतना पड़ रहा है, और उन गरीब तबके के लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो अपने को इस पे चिंतन और मंथन करना पड़ेगा कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, इनके संरक्षण में हमारी क्या भूमिका हो, और हमें निरंतर रूप से यह करना चाहिए। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति बनी है, नहीं कि हमारी लालच की पूर्ति के लिए बनी है। आयोजकों को ये टाइटल चयन करने के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि वास्तव में आने वाला जो समय है प्रकृति की गोद में ही अपने को जाना पड़ेगा। अभी हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने बताया था, 4 युगों की बात बताई थी, और अभी कलयुग चल रहा है। और कलयुग में भी ये जो अभी कालखंड चल रहा है, इसे वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है जिसे कहते हैं एंथ्रोपोसीन, यानी एज ऑफ मैन। और एंथ्रोपोसीन क्या है? ये जियोलॉजिकल एज है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा पर्यावरण पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़े हैं। मानव की जो एक्टिविटीज है इस कालखंड में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पर्यावरण प्रदूषित होने लगा। कोरोना और ये महामारियां उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इसके क्या क्या प्रयोग है, क्या क्या प्रभाव है? तो 4 प्रभाव है, वो इसे कहेंगे इट इज एरा ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वृद्धि बहुत हो रही है। एरा ऑफ पॉवर्टी, गरीबी बढ़ रही है। एरा ऑफ पोल्यूशन, वो अपने पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है। और जो लास्ट है वो प्रॉफिट मेकिंग, एरा ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, यानी हम सभी लाभांश कमाने की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं, पर्यावरण की अपन चिंता नहीं कर रहे। आज मैं जीवित हूं तब तक इन पेड़ का, इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके और अपने पास इकट्ठा कर लूं। मैं उपयोग कर पाऊंगा कि नहीं, मेरी संतति उपयोग कर पाएगी कि नहीं, लेकिन मेरी जो मन की वृत्ति है उसको बदलने का अपने को काम करना पड़ेगा। इस कारण हमारी जो ओनली वन अर्थ का कॉन्सेप्ट था, जो 1974 में यूएन के द्वारा दिया गया था, आज उसको देखते हैं तो वो ओनली वन अर्थ प्लास्टिक में रेप्ड है। जैसा कि बता रहे हैं, जो पूरी प्लास्टिक से आच्छादित है, और आच्छादित ही नहीं, इसके प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स है वो इसके कण कण में समाहित है। और आने वाले समय में अपन देखेंगे कि जब बीज बोएंगे तो वो बीज उगेंगे ही नहीं, क्योंकि वो प्रदूषण के कारण वो वहीं पे मर जाएंगे। आने वाले समय की अपन चिंता करके आज अपने को सोचना है। तो मैं मोटी मोटी, मेरे पास समय 10 मिनट का ही है, लेकिन मैं जितना बता सकता हूं बताने का प्रयास करूंगा। तो अपने को पर्यावरण के 3 घटकों के बारे में अपन बात करते हैं। एक जल, दूसरा यानी पानी, दूसरा प्लास्टिक, और तीसरा प्लांट। पानी की बात करते हैं कि जब हम छोटे छोटे थे तो पानी 100 हाथ के ऊपर मिल जाता था। आज वो 4 अंकों में भी खोदते हैं तो भी कुएं में पानी नहीं मिलता, यानी वाटर टेबल है वो बहुत नीचे चली गई। क्यों चली गई है? मैं एक बार कहीं कार्यक्रम में था तो वहां मैंने देखा, जल की कीमत उसने जानी जिसने ढोया सर पे पानी।
यानी जब हम सर पे पानी लेके आते थे, 4 घड़े लेके आते थे, तो हमें पता था कि ये जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब उसमें से कोई एक लोटा भी अगर व्यर्थ करता था तो शरीर में आग लग जाती थी। बहुत मुश्किल से जल आता है, लेकिन जब से सरकार ने सुविधा दी, जल अपने एक घर के, एक रसोई घर में ही नहीं, 10 जगह अपनी आवश्यकता अनुसार जल के आउटलेट लगा दिए, तो उसका संरक्षण करना भूल गए। और जल है, कहते हैं कि आने वाले जो विश्व युद्ध है वो जल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही होगा। अपनी सोच कहां तक है मुझे पता नहीं, लेकिन एक टोनी एलन नाम के व्यक्ति है जिन्होंने वर्चुअल वाटर ट्रेड का कॉन्सेप्ट दिया था। अब वर्चुअल वाटर ट्रेड क्या है, ये अपने को सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया अपने से बहुत आगे सोच ली। अपन पानी गिरता हुआ भी बंद नहीं करते टूटी, लेकिन उनकी सोच देखो कि वर्चुअल वाटर कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप ऐसी फसलों को उगाओ जिनमें प्रति किलो जो जल की आवश्यकता है वो कम हो, और उनका तो करो एक्सपोर्ट, और उन फसलों का इंपोर्ट करो जिनमें जल की आवश्यकता ज्यादा है, यानी दूसरे देशों से ज्यादा जल की आवश्यकता वाली फसलों का आयात करो, और अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो तो उन फसलों का एक्सपोर्ट करो जिनमें जल की आवश्यकता कम है। तो हम इनडायरेक्ट रूप से जल की मात्रा को, हमारी जल की हानि को बचा लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आ गया है। अपन कहां तक गए हैं अभी पता नहीं। आपको पता है कि 1 किलो गेहूं के उत्पादन में 500 से 4000 लीटर तक की पानी की आवश्यकता होती है। 1 कप अपन चाय पीते हैं तो उसके लिए 125 लीटर पानी का उपयोग होता है। अपन 1 कप में ही 200 ml में ही सिमट जाते हैं, लेकिन जब 200 ml में वो चाय आती है तो उसके लिए 125 लीटर पानी खर्च हो चुका होता है। और जो एनिमल आधारित प्रोडक्ट हैं उनका जो वाटर कंजप्शन है वो आप सोचोगे तो बहुत ज्यादा होता है। 5000 से 20000 लीटर 1 किलो एनिमल प्रोडक्ट के लिए जल का कंजप्शन होता है। तो हमें जल को संरक्षित करना, कैसे करना, रोजमर्रा की जिंदगी में अपन मिनिमम करें, शुरुआत खुद से करेंगे तब हम कोई काम कर सकते हैं पर्यावरण सुधार का। अपन दूसरों के आशा रखें कि भाई आप सुधारो तो वो नहीं होगा, आप खुद उदाहरण बनोगे तो होगा। दूसरा था बंजर वाटर हो गया। प्लास्टिक का मैं बता ही चुका हूं। प्लास्टिक नैनो पार्टिकल के रूप में रहकर अपने प्रकृति को प्रदूषित करता है, भारत माता को प्रदूषित करता है, जननी को प्रदूषित करता है। वो जननी फिर उसमें जननी में बीज नहीं उगते। और तीसरा है प्लांट ट्रीज, लेकिन कौन से ट्री, क्योंकि ये थीम है जो इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। और इकोसिस्टम, छोटे से छोटा इकोसिस्टम की बात करेंगे तो वो एक ट्री है, वो स्वयं में एक इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए लोगों ने बलिदान भी दिया है। और वो बलिदान देने वाले हमारे जोधपुर से यहाँ से 26 किलोमीटर दूर खेजड़ली गांव है, वहां पे 363 व्यक्तियों ने एक महिला के नेतृत्व में अपना आत्म उत्सर्ग कर दिया, क्योंकि उनको एक ट्री नहीं बचाना था, एक इकोसिस्टम बचाना था। उसमें प्रत्यक्ष रूप से गायों को चारा मिलता है, आदमियों को लकड़ी मिलती है, गोंद मिलता है, फल मिलते हैं, फ्रूट मिलते हैं, और उस पे ऐसे कई छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कीट पतंगे भी सर्वाइव करते हैं। तो वो एक इकोसिस्टम था। तो इकोसिस्टम को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। ये यहाँ का अनुकरणीय उदाहरण है। तो ऐसा भी काम करना पड़ेगा, लेकिन अपने को ऐसे प्लांट करने पड़ेंगे जो अपने नेटिव है, यहाँ के हैं, ताकि उनके सहायता से यहाँ का हम सोइल कंजर्व भी कर सकें। एक छोटे से 2 उदाहरण देके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि लग रहा है आयोजकों को समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। कि गांव में, क्योंकि प्रकृति की ओर है तो मैं तो प्रकृति की बात करूंगा। गांव में वैशाख और कार्तिक मास में हमारी जो मातृशक्ति है वो सुबह जल्दी उठकर अपने सर पे घड़े रख रख के, और सिंबॉलिक रूप से नहीं, गांव के रास्ते में जितने भी पौधे थे उनको पानी पिलाने का काम करती थी। क्योंकि ये एक सीजनल ट्रांजिशन फेज है, उसमें वो पानी ले लेते थे तो बाद में साल भर तक, 6 महीने तक वो सर्वाइव करते थे। ऐसा वो काम करते थे। इसीलिए कहते हैं 10 कूप समो वापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समो पुत्रो, 10 पुत्रो समो ध्रुम। यानी 10 पुत्रों से ज्यादा पुण्य एक वृक्ष लगाने में होता है। तो वो काम हमारे यहाँ पे परंपरागत रूप से चलता था। आज आवश्यकता है उनके पास बैठ के उनसे बातचीत करने की, और उनके जो विचार है वो समझने की, और प्रकृति को तरफ ले जाने की। किसी भी वृक्ष की डाली तोड़ना पाप माना जाता था,
हमारे दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है जो कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यावत भूमंडलम धते ससेल वन कान्नम तावत तिस्थित मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्री की। अर्थात जब तक पृथ्वी वृक्षों एवं जंगलों से युक्त पहाड़ों से समृद्ध रहेगी तब तक ही ये मानव की संतानों का पालन पोषण करती रहेगी। जब ये धरती वृक्षों और इनके जो पहाड़ हैं वो जंगलों से आच्छादित नहीं रहेंगे तो आने वाली संततियों का क्या होगा। हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं लेकिन क्या हम प्राणवायु उनको दे सकते हैं क्या। आज भारतवर्ष में केवल 28 वृक्ष पर व्यक्ति है जबकि दुनिया का जो एवरेज है वो 422 का आता है। यानी हम हमारे प्राकृतिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की संख्या बढ़ा सकते हैं क्या। ये प्राकृतिक जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो हमारे आजू बाजू में रहेंगे तो ऑक्सीजन के लिए हमें लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, हमारे प्राण नहीं जाएंगे। आयोजकों ने मुझे इस वेबिनार में बोलने का मौका दिया, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। समय थोड़ा ज्यादा ले लिया है इसलिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। धन्यवाद दिलीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके स्पीच में हमें पता ही नहीं चला कि समय ज्यादा भी हो गया और बहुत ही शानदार और आपने अच्छे तरीके से वाटर कंजर्वेशन, प्लास्टिक की समस्या को और वर्चुअल जो वाटर कंजर्वेशन के एक थीम को, एक इनोवेटिव आइडिया को आपने शेयर किया और आपके बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के साथ आपने पूरी प्रकृति का, प्लांट्स का जो महत्व है वो आपने बताया। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से। थैंक यू सर।